जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक जो है दोस्तों आपकी 16 तारीख हो चुकी है और कल फिर आपका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 13 फरवरी के हमने दोस्तों 12 फरवरी तक के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया था। तो आज दोस्तों आप लोगों के लिए मैं 13 फरवरी का ये वीडियो है दोस्तों, जिसका दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से आपके फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में आपके एसएससी जीडी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और जिसका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और 17-18 की डेट में जिनका भी एग्ज़ाम है, तो पर प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देख के जाइएगा। और इससे पहले भी दोस्तों हमारी जो शिफ्टें हुई हैं, उन सभी शिफ्टों के दोस्तों हम जीके के क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुके हैं। सभी की पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पर अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रखी हैं और सारी वीडियोस भी आपको दे रखी हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को देखकर आप लोग ज़रूर जाइएगा। आपको दोस्तों एग्जाम में बहुत हेल्प इन्हीं क्वेश्चनों से देखने को मिलेगी। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ी हुई ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जीडी की 13 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बने थे। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन देखो भारतीय संविधान से क्वेश्चन से संबंधित आया था, आर्टिकल से, कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 74 है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैंने आपसे बोल रखा है कि जितने भी आपके आर्टिकल हैं, आर्टिकल तो भैया आपके जो हैं 1 से लेकर लगभग 80 तक के जितने भी आपके अनुच्छेद हैं, सब कुछ आप लोगों को पढ़ के जाना है। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, मैंने हर एक एनालिसिस की वीडियो में आपको बता रखा है। तो इसका आंसर था दोस्तों कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा। ये किससे संबंधित है, तो ये आर्टिकल 74 से संबंधित है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन आया था कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। ये तो भाई क्वेश्चन सभी लोगों ने बिल्कुल सही सही कर लिया था। तो कौन सी है दोस्तों, हिंदी। और हिंदी हमारी कैसी भाषा है, तो हिंदी दोस्तों ये राजभाषा है। दोस्तों क्या है हमारी हिंदी, जो ये भारत की राजभाषा है। और इसका आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, इसका हिंदी की राजभाषा है, ये आर्टिकल हमारा 343 से 351 में बढ़ रहे थे। किसमें, 343 से 351 में हिंदी की राजभाषा को लेके किया गया है। ठीक है, इसको जरूर याद रख लेना, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में आर्टिकल यहाँ से पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, देखो उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य। आपके एग्जाम में मैंने आपको बता रखा है भाई, जिनका भी अभी तक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो इन सभी टॉपिकों को बहुत अच्छी से क्लियर करके चले जाओ। मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी और एग्ज़ाम में 100% आप लोग अच्छा स्कोर करके आओगे। जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, ये सब कुछ पढ़ के आओगे। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों, कथक था। और कथक दोस्तों किस राज्य का है दोस्तों, तो आपका उत्तर ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक किस राज्य का सबसे फेमस है, तो ये कथक दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ये उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जो शास्त्रीय नृत्य है वहाँ से ये संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था। तो दोस्तों बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, ये हमसे पूछा। तो ये है दोस्तों आपका 1911। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था, तो 1911 में दोस्तों रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद है। दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री से कि अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो अंगूर में दोस्तों होता है आपका टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है दोस्तों, टार्ट्रिक अम्ल होता है। अब देखो आपसे यदि पूछा जाए कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में पूछेगा तो सेब में होता है दोस्तों आपका मैलिक अम्ल। कौन सा होता है, सेब में। ये एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में मैलिक अम्ल होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है चींटी में, चींटी में, और दोस्तों पूछ लिया जाता है बिच्छू के डंक में। किसमें दोस्तों, चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है, भाई बिच्छू का डंक। तो भाई बिच्छू के डंक में कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल होता है। इसको भी याद रख लीजिएगा, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में कौन सा पाया जाता है, या बिच्छू में कौन सा पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सेब में कौन सा पाया जाता है, मैलिक अम्ल। और अधिकतम आप लोगों ने देखा होगा जो खट्टे फल होते हैं उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर के साथ साथ इमली में भी पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल
पाया जाता है। तो इन पॉइंटों को आप लोग ज़रूर एक बार अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था, रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ? भाई इतना आसान क्वेश्चन, मैंने आपको बहुत ही सारी चीज़ें सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, और जितना मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ दोस्तों उसी से मिल रहा है। इससे बाहर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में ना कराया हो। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ है दोस्तों? 1919 में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आज का जो ये 13 फरवरी के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के हैं, तो इसके वीडियो को दोस्तों मैं ज़्यादा स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर पाया था। मेन पॉइंट मैंने स्क्रिप्ट तैयार कर लिए थे, तो वो दोस्तों इस पर मैं वीडियो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये ज़्यादा एनालिसिस ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देख लीजिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही इसमें रख पाए थे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है कि बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखो बिस्मिल्लाह खान कौन है दोस्तों? बिस्मिल्लाह खान, तो ये तो शहनाई वादक है भाई, बिस्मिल्लाह खान पता होगा ना, ये कौन है? शहनाई वादक है। और ये संगीत कला और नृत्य और नाटक, इन क्षेत्रों में दोस्तों दिया जाता है बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो भैया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। अब देखो वर्तमान में कौन क्या, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ रहा है भाई, वर्तमान में कौन क्या, कौन क्या 2025, ये वाला वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर लो, कोई सा भी वीडियो आ जाए इसको देख लेना भाई। यहाँ से आपके किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा। इसको भी दोस्तों एक वीडियो कोई भी यूट्यूब पर सर्च कर लो, जो भी वीडियो मिल जाए आप उस वीडियो को देख लेना भाई। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर शिफ्ट में मिल जाएगा भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही पॉइंट बता रहा हूँ मैं, जो कि आपके एग्जाम में जो हाल ही जो हो रहे हैं ना, उनके अकॉर्डिंग कि आगे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जामिनर क्या क्या पूछ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग फेडरेशन 2023 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भैया 2023 का पूछा जा रहा है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा 14 पदक जीते थे दोस्तों। कितने जीते थे? 14 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन आता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये 1985 में हुई थी। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल में गुरुओं को दिया जाता है, गुरुओं या कोच को। खेलों में किसे दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार? खेलों में कोच को दिया जाता है, जो खेल का कोच होता है ना, तो कोच को दिया जाता है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हो गई थी दोस्तों? 1985 में। इसको जरूर याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था? भाई देखो बंगाल विभाजन मैंने आपको पिछली वाली एनालिसिस वीडियो में बताया था, जो आपकी 12 फरवरी का था। उसमें मैंने बंगाल विभाजन के बारे में बताया था कि 1905 में हुआ था, और देख लो 13 फरवरी की शिफ्ट में आपका क्वेश्चन भी बन गया। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था, ठीक है। इसको जरूर याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है कि बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बांग्लादेश का जो विभाजन है 1971 यानी कि 1971 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था? 1971 में। एक क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं बांग्लादेश में? गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है एसएससी के द्वारा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि घाटे के बजट से, देखो एक क्वेश्चन आया था कि घाटे के बजट से क्या आशय है? तो घाटे का जो बजट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखो घाटे का जो बजट होता है उसको हम बोलते हैं बजट घाटा। क्या बोलते हैं? उसको हम बजट घाटा कहते हैं। कि जब किसी देश या संगठन के खर्च और उसके आय से ज़्यादा हो, ये आय या बना लेना, ठीक है, उसके आय से ज़्यादा हो तो बजट घाटा कहलाता है। भाई आपकी आय है 100 रुपये और खर्च कितना कर रहे हो आप? 150। ये तो हो गई आपकी आय और ये हो गया आपका खर्च। तो भाई ये क्या हो गया भैया? घाटा ही तो हुआ आपको। आपको क्या होगा भाई? आप कहोगे सर हमें तो ये घाटा ही हुआ है। तो बस यही आपका घाटा बजट होता है, समझ गए ना। मतलब आय से भी ज़्यादा हो जाता है, खर्च जो है ना आय से ज़्यादा हो रहा है। जब खर्च आय से ज़्यादा हो रहा है तो भैया क्या होगा? घाटा होगा। बस वही बात है कि बजट, उसी को हम बजट घाटा कहते हैं। ये तो सिंपल सा था, आप बना के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आया था कि अगस्त 2024 में बिल ऑफ लीडिंग विधेयक, बिल ऑफ लीडिंग विधेयक किस मंत्रालय के द्वारा पारित किया गया? तो वो आपका पतन पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। पतन पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा अगस्त 2024 में बिल ऑफ लीडिंग विधेयक पारित किया गया, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका कि कुक्कुट पालन कौन सा उद्योग है? तो ये आपका पोल्ट्री उद्योग कहा जाता है। क्या कहलाता है?
पोल्ट्री उद्योग इसको कहा जाता है, कुक्कुट पालन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जनगणना से संबंधित आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो ये आपका है हरियाणा। पिछली प्रीवियस ईयर वाले जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवाए थे, जो थ्योरी क्लासेस में अंकित भाटी सर के द्वारा, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे लिंगानुपात वाला राज्य वो है आपका हरियाणा। ठीक है, अमेरिका में खेले जाने वाले सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो दोस्तों अमेरिका का जो सबसे पुराना खेल है वो है आपका लैक्रोसिस। क्या है दोस्तों? लैक्रोसिस है। ठीक है, तो ये आप मुझे 17 क्वेश्चन आपके 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट से लोगों के द्वारा बताए गए ये क्वेश्चंस दोस्तों मिले थे। अब इसके बाद बात करते हैं कि 13 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। तो देखो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो भैया तो सभी को पता है, वो थे आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे भाई? आत्माराम पांडुरंग थे। ये दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ठीक है, आने वाली शिफ्ट में क्या पूछा जा सकता है? आर्य समाज के संस्थापक पूछा जा सकता है। तो आर्य समाज के संस्थापक पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है? ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा जा सकता है। ब्रह्म समाज के कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ये तो सभी को पता होगा, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के कौन थे भाई? दयानंद सरस्वती। आने वाली शिफ्ट वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों इन क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाइएगा, और इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा अपने हर एक दोस्त के साथ में जिसका भी अभी तक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाई बताओ, कितना आसान क्वेश्चन। भाई कब मनाया जाता है? कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन। भाई कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन हम दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि टी एन राजरतन पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये नदस्वराम है। क्या है दोस्तों? नदस्वरम। तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से? नदस्वरम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल। भाई सशस्त्र सीमा बल का मतलब क्या होता है? एसएसबी। भाई एसएसबी की बात हो रही है। एसएसबी के महानिदेशक कौन थे? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? अमृत मोहन प्रसाद हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में आया। अब देखो आपकी जितनी भी आपके सेंट्रल आर्मड फोर्सेस हैं, जितनी भी आपकी सेंट्रल आर्मड फोर्सेस हैं, उनके जो भी आपके निदेशक हैं भाई सब कुछ पढ़ के चले जाओ। आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सीआईएसएफ का निदेशक कौन है? ठीक है, और बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? ये सब कुछ पढ़ के जाओ भाई, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिल जाएगा भाई। ठीक है, मौलिक शाह को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये कथक। और कथक कहाँ माना जाता है? उत्तर भारत में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो मौलिक शाह जो है ये 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था और इन्हें कथक के नृत्य में दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों तितासा साधु। ये तितासा साधु हैं, ये एक प्लेयर हैं जो कि किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो देखो आपको पढ़ के क्या जाना है कि खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जरूर पढ़ के जाइएगा। आगे चलते हैं। देखो भारतीय संविधान के जितने भी मैंने आपको अनुच्छेद बताए हैं ना, 1 से लेकर 80 या 1 से लेकर 100 तक के जो भी अनुच्छेद आपको बता रहा हूँ, वो कम से कम 1 से 80 या 1 से 100 तक तो पढ़ के जाना ही है आपको। यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में फंसेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किसका उल्लेख मिलता है? तो बाल श्रम का निषेध। भाई जो आपके 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं भाई, वो क्या है? बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं, उनको काम पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो बाल श्रम का निषेध लगता है आर्टिकल 24 के अनुसार। ये इम्पोर्टेंट था। देखो भाई मैंने आपको बताया था ना कि भैया सबरीमाला का मंदिर भाई जरूर आएगा एसएससी जीडी में। देखो आ गया आपकी 13 फरवरी की तारीख में, केरल में मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर। जितने भी आपके मंदिर, त्योहार, उत्सव, मेले, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, जनगणना, पंचवर्षीय योजनाएं, समझ गए, लोक कलाएं, युद्ध कलाएं, भाई सब कुछ एग्जाम में आ रहा है इन्हीं चैप्टरों से। जो जो बताया था सब कुछ वहीं से बन रहा है। अभी भी वक्त है, जिनका भी एग्ज़ाम नहीं है, नहीं हुआ है, तो प्लीज़ दोस्तों इन सभी चीज़ों को फॉलो करो और सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करके जाओ। सभी चैप्टर्स को ख़त्म कर दो बिल्कुल, यदि सिलेक्शन लेना है तो। समझ गए ना भाई?
आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में किसका उल्लेख है? तो ये इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश का उल्लेख मिलता है। 256 में किसका मिलता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों का निर्देश दे सकता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी देखो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले का प्रतिशत सबसे कम है? तो वो है आपका गोवा। कौन सा है आपका राज्य? तो वो आपका आता है गोवा। आगे चलते हैं, कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था? तो कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मयूर शर्मन। कौन थे भाई दोस्तों? मयूर शर्मन। हो सकता है ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना हो। तो ये थे दोस्तों मयूर शर्मन। तो जितने भी आपके वंश हैं उनके संस्थापक, उनके अंतिम शासक। देखो आपको क्या क्या पढ़ लेना है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है वंश के संस्थापक, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है आपको? वंश के संस्थापक पढ़ लेना है। जो भी बुक हो आपके पास, चाहे ल्यूसेंट हो या RW के, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। वंश के संस्थापक। और आपको क्या पढ़ना है? वंश के अंतिम शासक, ठीक है। वंश के जितने भी आपके अंतिम शासक हुए हैं उनके अंतिम शासक पढ़ लेना भाई, ठीक है। वंश के संस्थापक और वंश के अंतिम शासक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलैया समिति में 1 साल तक कौन कार्य कर सकता है? तो देखो चलैया समिति में 1 साल तक वित्त विशेषज्ञ हुए, अर्थशास्त्री हुए, कर विशेषज्ञ हैं और सरकारी अधिकारी जो भी हैं, ये दोस्तों चलैया समिति में 1 साल तक कार्य कर सकते हैं। आगे है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की शहर आबादी सर्वाधिक है? तो वो है मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? मालदीव की है माले। मालदीव की ये क्या हो जाएगी दोस्तों? ये राजधानी यानी कि कैपिटल क्या हो जाएगी? माले हो जाएगी, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश में सबसे ज़्यादा शहर आबादी सर्वाधिक मालदीव में है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आया था आपका ज्योग्राफी से कि यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रहा है तो उसका त्वरण कितना होगा? सॉरी, फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो त्वरण नहीं, इसका बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? उसका त्वरण कितना होगा? तो उसका त्वरण जो होगा वो कैसा होगा? शून्य हो जाएगा। क्योंकि कोई पिंड है वो स्थिर गति में घूम रहा है अपनी, तो उसका त्वरण कैसा होगा? सीधी सी बात है, शून्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था बायोलॉजी से कि निम्नलिखित में लीवर से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी है जो हमारे लीवर में होती हैं? तो हेपेटाइटिस हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, सिरोसिस होता है और लीवर कैंसर होता है। देखो इसमें भी लीवर है, इसमें भी लीवर है, तो ये तो दोनों याद हो गए। बाकी सिरोसिस आपको याद रख लेना है। इसमें आपको क्या करना है? केवल आपको सिरोसिस याद रख लेना है और हेपेटाइटिस, बस। बाकी में लीवर है तो आप लोग याद ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि समुद्र में जल वाष्पीकरण की दर क्या कहलाती है? तो समुद्र में जल वाष्पीकरण की जो दर है उसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया में अपनी वास्तविक हुआ था, यहाँ पर लगता है कोई मिसप्रिंट हुआ है और नमक रह जाता है। वाष्पीकरण होता है, यहाँ पर वास्तविक नहीं होगा, इसको काट देना भाई। यहाँ पर होगा वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण। इस प्रक्रिया में अपन वाष्पीकरण हुआ था। यहाँ पर लगता है कोई मिस पॉइंट शायद मैं लिख नहीं पाया हूँ, हो सकता है कोई पॉइंट यहाँ से मिस हुआ है, ठीक है। या हो सकता है इस प्रक्रिया में वाष्पीकरण करने पर नमक रह जाता है, ठीक है। यहाँ पर अधूरा है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत हुई है यहाँ पर। इस प्रक्रिया में वाष्पीकरण करने पर इसमें नमक रह जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट मिसप्रिंट हुआ है, खैर कोई नहीं, देख लेना एक बार आप गूगल करके। अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पर आता है आपका SSC GD की 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन, क्योंकि 3rd शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बने थे। तो देखो 3rd शिफ्ट में आपका जो क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना में कितने दिनों का काम दिया जाता है? तो भाई जो प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना है इसमें 100 दिनों का काम दिया जाता है। कितने दिनों का? 100 दिनों का काम। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, आपके एग्जाम का आया होगा। देखो भैया ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, ठीक है। ये आपकी 4 फरवरी की शिफ्ट में भी शायद आया था। जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है उन्हें पता होगा, ये 4 फरवरी की शिफ्ट में भी दोस्तों एग्जाम में आया होगा क्वेश्चन है। भैया भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर है दोस्तों, ठीक है। दूसरी किस पर आधारित है? तो दूसरी आपको पता है PC महालनोबिस, ठीक है। महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना पर मैंने वीडियो बना रखा है, देख लो भाई। लगभग हज़ारों बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग भी देख लेना एक बार। पंचवर्षीय योजना है, उसको वीडियो को केवल देख लो, इसके बाद आपको पंचवर्षीय योजना याद हो जाएगी। मैंने ट्रिक से बता रखी है कैसे आपको उनकी वर्ष याद रखनी है, कैसे किस मॉडल पर आधारित हैं और किस क्षेत्र में हैं, मैंने आपको ट्रिक से बताई है, तो उसको ज़रूर देख लेना भारत की पंचवर्षीय योजना वाली वीडियो। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 165 में किसका उल्लेख मिलता है? तो राज्य की महाधिवक्ता का उल्लेख आर्टिकल 165 में दिया गया है, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44
किससे संबंधित है? तो समान सिविल संहिता से, ठीक है, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड 1961 में कितने लोगों को दिया गया था? तो ये 20 व्यक्तियों को दिया गया था। अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया था? 20 व्यक्तियों को 1961 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम अख्तर किस लिए प्रसिद्ध थी? तो बेगम अख्तर जो हैं ये गज़ल के लिए, ठुमरी के लिए और दादरा गायन शैली के लिए, इनके लिए दोस्तों ये बेगम अख्तर बहुत ही सुप्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो ये पहला हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये 1930 में ही हुआ था, ठीक है। आपको गोलमेज सम्मेलन करके चले जाने हैं। अगला क्वेश्चन है कि टी बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से है। और ये भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तो पता होगा आपको, तमिलनाडु का है दोस्तों। कहाँ का है? तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का देखो मैंने अभी बताया था, जितने भी वंश हैं उनके संस्थापक और अंतिम शासक पढ़ जाओ। तो देखो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। कौन था भाई? नागदशक था, ठीक है। राजश्री सिरके को संरक्षित से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये कत्थक से संबंधित है। कत्थक कहाँ का है? यूपी का। तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फसल उत्सव कौन सा होता है? तो देखो फसल उत्सव, देखो पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है, थाईपुसम है और तमिल नववर्ष है। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थाईपुसम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी था और देखो एग्जाम में भी आया है। यक्षगान किस राज्य का है? तो यक्षगान भैया कहाँ का है? कर्नाटका का है, कर्नाटक का है, ठीक है भाई, कर्नाटका। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का। ये आपको दिया गया कर्नाटक से, ठीक है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों 7 होती है, ठीक है। कबड्डी में कितनी होती है? 7 होती है। पोलो में कितनी होती है भाई? भाई विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, पोलो में होती है 4, वाटर पोलो एक होता है आपका वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितनी होती है? 7। खो खो, खो खो में कितनी होती है? ये वही इंपॉर्टेंट है जो एग्जामों में बन सकते हैं। खो खो में आपके 9 होते हैं। क्रिकेट का तो पता ही है आपको, क्रिकेट में कितने होते हैं? 11। फुटबॉल में कितने होते हैं? फुटबॉल में भी आपके 11 होते हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना। उसी प्रकार से एक रग्बी फुटबॉल होती है। कौन सी? रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं 15, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे तो शायद क्वेश्चन नहीं रहे, क्वेश्चन आपके दोस्तों इतने ही थे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी के द्वारा 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट लिख देना, जो भी आप इस वीडियो के बारे में कहना चाहें, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। सभी लोग, आप लोग भाई कमेंट नहीं कर रहे हो भाई, कमेंट जरूर किया करो आप लोग, ठीक है। तो चलिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो आगे अब आपके जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम होंगे उसके अपडेटेड वीडियोज़ हर शिफ्ट की एनालिसिस करके आप लोगों के पास देते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को जोड़िएगा और इस चैनल के बारे में ज़रूर सजेस्ट करिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोग इस परिवार के सदस्य हैं और हर एक सदस्य इस परिवार के लिए साथ जुड़ा है, तो इसके लिए सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप एक छोटे भाई बड़े भाई के साथ इस परिवार को ज़रूर आप लोग आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। तो चलेगा, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ और आप लोगों के लिए भाई मैं जल्द ही आपकी अंकित भाटी सर की स्टैटिक्स जीके का बुक का 2025 अपडेटेड बुक का सॉल्यूशन लाने वाला हूँ और एनटीपीसी की मैथ की बुक का भी सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बहुत जल्द आप लोगों के सामने वो वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।